गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है ईएम वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो कंसेप्ट लगेंगे उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहला आ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले हम क्या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहा जाएगा? देखो क्या लिखा है, द करंट विच कम इनटू प्ले इन द रीजन whenever the electric field and hence the electric flux is changing with the time is known as a displacement current. Okay, displacement current किसकी वजह से हो रहा है? Change in a flux or a electric field. So displacement current, देखो यहां लिखा है displacement current, ये किसकी वजह से? Change in electric flux और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज एक रीजन है जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते तो क्या होगा? यहां कुछ चार्ज जमा होना स्टार्ट होंगे, यहां कुछ चार्ज जमा होना स्टार्ट होंगे। उसकी वजह से क्या बनेगा? धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या प्रोड्यूस करता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर फ्लक्स चेंज होता है या फील्ड चेंज होता है तो वो क्या प्रोड्यूस होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो। अब हमने क्या कहा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। सो आई डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो डी फाई बाई डी टी। ये हो गया एक फॉर्मूला। अगर कैपेसिटर का केस स्टडी करते हैं, यहां मैंने बताया कि चार्ज स्टोर किस पे होता है? कैपेसिटर पे। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा कैपेसिटर पे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तो कैपेसिटर के केस में अगर डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है सी डीवी बाई डी टी, सी dv by dt, where c is a capacitance and dv is a change in a potential with respect to time, change in a potential with respect to time. अब ये करंट है तो इसका यूनिट रहेगा एम्पियर। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। और एक जो नॉर्मल हमारा करंट होता है दूसरा हमने स्टडी किया है। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट और नॉर्मल करंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट करंट के और दो पॉइंट लिख लेते हैं। देखो क्या कहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय मैक्सवेल। डिस्प्लेसमेंट करंट किसने पहले फॉर्मूला या उसका पोस्टुलेट किसने बनाया? मैक्सवेल ने कहा कि कौन सा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो फॉर द स्टेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक इन अ रीजन। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू जीरो। अगर फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, देन सेकेंड टाइप का करंट जो हम अब स्टडी करने वाले, कंडक्शन करंट। क्या लिखा है? कंडक्शन करंट। ये तो हमें पता है, द करंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच अराइज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग वायर ऑफ द सर्किट इन अ डेफिनाइट क्लोज पाथ इज कॉल्ड एज द कंडक्शन करंट। ओके, किसी भी सर्किट में नॉर्मल सर्किट, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव और करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो यहां क्लोज पाथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे, तो यहां क्या है हमारा? कंडक्शन करंट। इस करंट को क्या कहेंगे? कंडक्शन करंट। जो भी वायर से फ्लो करता है, जो भी वायर से फ्लो करता है एंड बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टेडी रहा, मींस 5 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड, एक सेकेंड में हर बार 5 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो स्टेडी फ्लो है, उसे क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो है। फिर भी करंट जीरो नहीं रहता, फिर भी करंट जीरो
नहीं रहता, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां हमने क्या कहा था, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। मींस अगर ये स्टेडी हो गया, फ्लक्स स्टेडी हो गया तो करंट जीरो। लेकिन इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन स्टेडी फ्लो कर रहे हैं फिर भी करंट जीरो नहीं होगा। कंडक्शन करंट एग्जिस्ट इवन व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट से भी फ्लो कर रहे फिर भी करंट जीरो नहीं होगा यहां। तो ये हो गया कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट जो वायर से फ्लो होता है, सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये दो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गए। इस दो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है ये लॉ। पहला जो है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये पहले देख लेते, फिर ये आया कहां से वो देख लेते, ठीक है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इन अ वैक्यूम। देखो ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ in a vacuum is equal to mu zero times the sum of conduction current and displacement current। सपोज हम ऐसा कंसिडर करते कि यहां एक सर्किट है, यहां कोई ना कोई सर्किट है, या यहां से करंट फ्लो कर रहा है। अब इस करंट फ्लो करने की वजह से, अब कौन सा करंट है, दोनों करंट हो सकते हैं, आईसी भी फ्लो कर रहा है और आईडी भी फ्लो कर रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आईसी भी है और आईडी भी है। अब यहां हमने अगर क्लोज पाथ ले लिया, ये मैंने एक लूप ले ली, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां मुझे क्या करना है, पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस क्लोज सरफेस में। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आईसी प्लस आईडी। ये हमारा आईडी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन दोनों का प्लस करके अगर उसको आप म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या बनेगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन अब ये लॉ आया कहां से, ठीक है, ये लॉ पहले बनाया एम्पियर ने। इसको पहले कहा गया एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर ने क्या कहा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ और द सर्किट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट आई। टोटल करंट आई, ठीक है। उसने क्या कहा कि सपोज हमारे पास 3-4 वायर है। अब इसमें से वायर से करंट फ्लो कर रहा है, I1, I2, I3। अब मुझे फाइंड आउट करना है इन तीनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो मैं एक क्लोज सरफेस लूंगा, ये क्या लूंगा, क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसे कहते हैं एम्पियरन लूप। आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं, एम्पियरन लूप। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिया था वो गॉसियन लूप या गॉसियन सरफेस लिया था, उस तरह यहां भी हम इमेजिनरी एक लूप लेते हैं, उसे कहते हैं एम्पियरन लूप। अब इस एम्पियरन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इट इज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना करंट लूप में है, I1, I2, I3। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 और उसका हमें क्या करना है, म्यू जीरो टाइम्स, ठीक है। ये कहा है कि टोटल करंट उस लूप में कितना होगा। अगर एक वायर लूप के बाहर चला गया, यहां सिर्फ करंट I1 है और I2 है और I3 को आपने कंसिडर नहीं किया, तो अब टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, बस इतना ही। तो लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको एडिशन करना है, या वो टोटल करंट होगा उसको म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आया, जब हम सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। अब कैपेसिटर के अंदर तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या एयर होता है, या वैक्यूम होता है, ठीक है। अब अगर हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया तो यहां तो इंसुलेशन है, अब यहां से करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ तो करंट आएगा कैपेसिटर में, तो कंडक्शन करंट तो फ्लो कर रहा है। लेकिन अब आप कैसे कहोगे कि यहां से इंसुलेटर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां अगर हम क्लोज लूप लेंगे तो यहां तो करंट रुक गया। तो इसको हटाने के लिए मैक्सवेल ने एक थ्योरी अप्लाई किया था, तो वो हम देख लेते। यहां क्या हुआ कि कंसीडर इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर है, या अब ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में तो इंसुलेशन है, हम बोलते हैं ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, इंसुलेट होता है,
ओके, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये इंसुलेटर होता है। अब यहां से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब इसको हटाने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता जाता है। तो जैसे जैसे चार्ज स्टोर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कैपेसिटर के अंदर कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और कैपेसिटर के बाहर वायर में कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट। तो यहां देखो लिखा है मैंने आईसी, कंडक्शन करंट थ्रू वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द गैप ऑफ कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर के प्लेट से कौन सा करंट जाएगा, आईडी। तो ये हटाने के लिए, तो यहां एम्पियर लॉ प्रूव नहीं हो रहा था, इसलिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लाया, इसलिए उस लॉ को कहा जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो अब कंडक्शन करंट के साथ हमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेना होगा। तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया इस इक्वेशन को कि ये बी डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम आई सी प्लस आई डी। ये फॉर्मूला तो हमने देखा है, और आई डी का वैल्यू क्या होता है, इप्सिलॉन जीरो डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो ये समझ में आ गया कंसेप्ट। अब आते हैं आगे, चलो अब ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैक्सवेल ने जब ये इक्वेशन बनाया, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसको समझ में आ गया कि करंट एक साइड में है, या मैग्नेटिक फ्लक्स एक साइड में और दूसरे साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। सो इन 1865 मैक्सवेल प्रिडिक्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप कुछ होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन उसने बनाया और उस हिसाब से उसने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या, उसने कहा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज एक्सेलरेट मींस सपोज वाइब्रेट हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो चार्ज क्या होगा, ऊपर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज 0, देन नीचे आएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, नीचे जाएगा, वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, हमेशा वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। अब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और टाइम वेरिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो उसके साथ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां दो फील्ड रेडी होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी, और वेव जो जाएगा इन दोनों को परपेंडिकुलर जाएगा। द प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम एक्सिस पे इसको समझते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सपोज एक्स एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और y एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। x एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और y एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो वेव कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, वेव z डायरेक्शन में जाएगी, वेव z डायरेक्शन में जाएगी, दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये समझ में आ गया, ये मैक्सवेल ने कहा था जब उसने प्रिडिक्शन किया। अब उसके आगे ये थ्योरी और ज्यादा बढ़ने लगी, और ये जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना स्टार्ट किया, या डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो पहले आए इन 1887 हर्ट्ज। 1887 कौन आए, हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया, ओके, और इसको डिफ्लेक्ट भी किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन कितना वेवलेंथ, 6 मीटर का वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया हर्ट्ज ने। जेन जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, इन 1894 उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाया जिसका वेवलेंथ था 5 mm टू 25 mm वाला, 5 mm टू 25 mm का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्होंने बनाया। देन इन 1896 मार्कोनी, प्रोडक्शन ऑफ EM waves, those could cover the several kilometer।
सेवरल किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर सके, ऐसा वेव किसने बनाया? मार्कोनी बनाया। एंड इन 1899 मार्कोनी एस्टेब्लिश्ड अ वायरलेस कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंस 50 किलोमीटर। 1899 में हम एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से लेके 50 किलोमीटर तक दूसरी जगह तक वायरलेसली हम कम्युनिकेशन कर सकते थे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन यहां से स्टार्ट हुआ 1899। मार्कोनी ने एक जगह से दूसरी जगह 50 किलोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा था और उसको रिसीव किया था। ठीक है, तो यहां से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बढ़ने लगी। अब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए करना स्टार्ट हो गया, नए नए टेक्निक्स आने लगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो उसका स्पीड कितना होगा? ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर EM वेव्स ट्रैवल इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो Y और Z डायरेक्शन में, Y एंड Z डायरेक्शन में, Y में E होगा, Z में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और X डायरेक्शन में वेव आगे आगे जाएगा, X डायरेक्शन में वेव आगे आगे जाएगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। सपोज यहां एक डिस्टेंस ले लिया हमने x डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए EY इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस x बाय c, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन क्या होगा? BZ इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस x डिवाइडेड बाय c, ये होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ EM वेव एंड E0 एंड B0 ये दोनों एम्पलीट्यूड है, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, और B इज अ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। ये समझ में आ गया। अब इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करते हैं, x का वैल्यू चेंज करते जाओ, इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हमें क्या स्टडी करना है? स्पीड, कितना स्पीड होता है यहाँ। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस, उसके लिए फॉर्मूला है c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0, ये फॉर्मूला एक। अब यहां हमें पता है म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है? 1.257 इंटू 10⁻⁻⁶ ये होता है, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। अब ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो तो c का वैल्यू आता है नियर अबाउट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे लाइट का स्पीड है। तो इतना इसका स्पीड आता है, इसलिए हमने यहां c लिखा है। तो अगर इन दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं और फ्री स्पेस में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी या फिर स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो स्पीड कितना मिलता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला, अगर किसी मीडियम में हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है, किसी मीडियम के लिए, तो अब हम उस मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे? v इज इक्वल टू, देखो यहां लिखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी अगर आप पुट करोगे यहां, तो आपको उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा एक एम्पलीट्यूड के फॉर्म में फॉर्मूला है स्पीड के लिए। सो एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ EM वेव्स, एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ EM वेव। तो स्पीड ऑफ EM वेव और एम्पलीट्यूड का रिलेशन, एम्पलीट्यूड E0 डिवाइडेड बाय B0, C इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय B0, ये क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड के टर्म्स में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल सीखना है तो हमें ये 4 लॉ पता होने चाहिए। ये आपको 4 लॉ ऑलरेडी स्टडी किए हैं। पहला जो लॉ है दैट इज अ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? चेंज इन अ फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स क्यू। ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब जो लॉ है हमारे पास लिखे हुए हैं, मैंने यहां शॉर्ट में लिखे हैं, तो क्या लिखा है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स क्यू।
अब अगर किसी क्लोज सरफेस में हम एक चार्ज को लेते हैं तो ये चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी, मींस इसी लाइंस को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स। इसी लाइंस को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स। ये फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसे कहते हैं फ्लक्स। इसे क्या कहते हैं, फ्लक्स। ई डॉट डी एस ये किस पे डिपेंड करता है, 1/ε0 टाइम क्यू। जितना चार्ज एनक्लोज होगा उसको मल्टीप्लाई करो 1/ε0 से, तो ये होगा हमारा गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देन दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेम फॉर्मूला। अब हमारे पास पोल है, मैग्नेटिक पोल। अब हमें पता है मैग्नेट डाइपोल में एग्जिस्ट करता है नॉर्थ साउथ, उसको हमने क्लोज सरफेस में रख दिया तो क्या होगा, नॉर्थ से फ्लक्स स्टार्ट होता है और साउथ से एंड होता है, तो जितना फ्लक्स क्लोज सरफेस के बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स अंदर आएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहां देखो क्या कहा है, इंटीग्रेशन और मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी उतनी फील्ड लाइंस अंदर आएगी, उतनी फील्ड लाइंस अंदर आएगी। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बता रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडेज इक्वेशन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन हमने अभी स्टडी किया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, म्यू 0 टाइम्स करंट। दो टाइप के करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट को अगर आप म्यू 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये लॉ बता रहा है कि चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां करंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहां से यहां से ईएम वेव्स हमने जनरेट करना स्टार्ट किया। तो ये हमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताता है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें बताता हूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रिलेशन, और यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों इंडिपेंडेंट कैसे, ये हमें इक्वेशन बताते हैं। तो ये समझ में आए, यहां से ईएम वेव का स्टार्ट हुआ। मींस यहां ये 4 लॉ ईएम वेव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहा जाता है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। पहले तो ये ट्रांसवर्स वेव है, जो कि यही पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स में किसे कहते हैं, अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, ओके, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव उसको परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट करेगा और वेव उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। देन इट इज अ, ये वेरिएशन कैसे होगा, साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा। तो साइन टर्म से हम इसका इक्वेशन दिखा सकते हैं। ये वेरिएशन कैसे होगा, साइनोसॉइडल, साइन के फॉर्म में होगा। ओके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी कैसे होंगे, साइनोसॉइडल फॉर्म में। देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और वेव हमारा z डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। सो प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला हमने स्टडी कर लिया, इट इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर। ये ट्रांसवर्स है नेचर में। इट इज प्रोड्यूसेस बाय, इसका सोर्स क्या है, इट इज प्रोड्यूसेस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। जब चार्ज को हम एक्सेलरेट करते हैं तो
क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मींस उसको वाइब्रेशन में रखेंगे या स्पाइरल मोशन में रखेंगे या सॉरी या उसको सर्कुलर मोशन में रखेंगे तो ये प्रोड्यूस कर सकता है ईएम वेव। दूसरा न्यूक्लियर ट्रांजिशन, न्यूक्लियर फेनोमेनॉन है, गामा पार्टिकल, गामा रेज निकलते हैं ना न्यूक्लियस से, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन से भी ये प्रोड्यूस होता है। देन इट इज ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ईएम वेव कहां से ट्रेवल होता है, वैक्यूम से ट्रेवल होता है, एज वेल एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस से भी ये ट्रेवल होता है। सो इट इज ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। देन इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी तो हमने स्टडी कर लिया, c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, ये हमने स्टडी कर लिया। या दूसरा फॉर्मूला c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये भी फॉर्मूला है। अगर मीडियम में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला 1/√ε म्यू, ये भी ये फॉर्मूला है मीडियम के लिए। देन इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मींस 2 or more than 2 waves are come simultaneously at a single point, 2 या 2 से ज्यादा वेव अगर एक पॉइंट पे आता है तो जो नया वेव बनेगा या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेव, एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेव, मींस इसका एम्पलीट्यूड अगर A1 होगा, इसका A2 होगा, और ये दोनों भी क्रस्ट मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2, वेक्टर एडिशन। अगर अपोजिट होगा तो A1 माइनस A2, ठीक है, तो वेक्टर, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें पता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन को, मींस रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, देन इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है और पोलराइजेशन होता है, ये सारे फेनोमेनॉन हमें पता है। रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी फॉलो करता है। देन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जब दो वेव मिक्स होते हैं तो ब्राइट डार्क बैंड आते हैं, इंटरफेरेंस। एंड डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो हमें पता है। पोलराइजेशन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब सोर्स से लाइट आती है तो सब डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, मींस वो ऐसे वाइब्रेट कर सकती है, इस तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हम कर सकते हैं उसको, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट होता है। तो सिर्फ मुझे जो वेव चाहिए वो इस तरह से वाइब्रेट करने वाला, तो हम बाकी वेव को हटा देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो एक ही सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाले वेव अगर मुझे मिल रहा है तो उसे कहते हैं पोलराइजेशन, उसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन भी फॉलो करता है। देन एनर्जी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस यहाँ दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन दोनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो देखो यहां फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक के लिए एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी है हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, उतनी एनर्जी मैग्नेटिक के लिए, लेकिन मैग्नेटिक के लिए हमें टर्म पता है, एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करना होता है 1/μ0 से, और यहाँ E को रिप्लेस करेंगे B0 से, तो ये होगा फॉर्मूला। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहा जाएगा, देखो अगर वेव है तो उसको वेवलेंथ रहेगा या फिर फ्रीक्वेंसी रहेगा, वेवलेंथ रहेगा या फ्रीक्वेंसी। एक वेव के लेंथ को हमें क्या कहते हैं, या सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वन वेव एंड लेंथ ऑफ दैट वन वेव इज नोन एज अ वेवलेंथ, ये हमें पता है। और फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितनी बार वो वेव वाइब्रेट करेगा उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन सिंगल वेव नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन सिंगल वेव नहीं होता, तो बहुत बड़े रेंज होता है, बहुत बड़े रेंज होता है, उसमें से सारे वेव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो रेंज स्टार्ट होता है नियर अबाउट 10⁻⁻15 टू 10⁻7 तक वो रेंज होता है। कहां तक होता है, यहां लिखा है देखो 10⁻⁻15, ये मोर देन होगा, मोर देन 10⁻4, तो इसका रेंज नियर अबाउट इतना होता है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻7 मीटर तक इसका रेंज होता है। तो इतने सारे रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैले हुए हैं। अब इसका स्टडी करें तो कैसे करें, कौन सा वेव लेके स्टडी करें,
और हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, सेम होगी, कैसे होगी। तो हमने क्या किया, इनको स्टडी करने के लिए ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अब इस ग्रुप को नाम दिए गए, और इस ग्रुप को बनाया कैसे गया, एक तो फ्रीक्वेंसी का सहारा लेके या फिर वेवलेंथ का सहारा लेके। तो यहां से यहां तक स्टार्ट होने वाली वेवलेंथ, एक रेंज की वेवलेंथ, इसका एक ग्रुप, या एक साइड से स्टार्ट होने वाली यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी, उसका एक ग्रुप। तो हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को लेके उसका ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप, उस ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने उसको कर दिया तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुप में, कौन से बेसिस पे, वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के बेसिस में, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। ऐसे ग्रुप बनाएंगे, हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसा ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वेवलेंथ का रेंज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर टू मोर देन 10⁻⁴ मीटर है, मोर देन 10⁻⁴ है, इतना इसका रेंज है। अब इस रेंज के हमने पार्ट किए, इस रेंज के हमने पार्ट किए डिफरेंट। कौन से पार्ट, मेन पार्ट देखो, पहला स्टार्ट होता है गैमा। कहां से स्टार्ट होता है, गैमा रे, देन आता है एक्सरे, दे आता है एक्सरे। उसके बाद आएगा हमारा अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे एंड इंफ्रारेड रे, एंड उसके बाद होगा माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, इसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा, इसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा, इसका थोड़ा ज्यादा, ऐसे बढ़ता जाएगा। और रेडियो वेव का किलोमीटर तक वेवलेंथ रहता है, किलोमीटर तक वेवलेंथ रहता है। तो इस तरह से अब इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके सोर्स है, वेवलेंथ कितना होता है, फ्रीक्वेंसी, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सारा क्या है, थ्योरेटिकल। आप रीड भी कर लोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, आप रीड कर लोगे हर एक की प्रॉपर्टी। अब रीड कैसे करना है या स्टडी कैसे करना है, तो सपोज आप क्या करो, देखो गैमा रे और एक्सरे एक साथ लिखो, क्योंकि नियर अबाउट सेम सेम है वो। तो गैमा रेज यहां लिखो और एक्सरे लिखो। देखो गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, एक्सरे में भी पेनिट्रेटिंग पावर यूज होती है, दोनों भी मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। ये यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ये होता है एक्सरे निकालने के लिए, क्रैक बोन्स में फाइंड आउट करने के लिए। अदर इसके एप्लीकेशन है वो भी आप लिख सकते हो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, ये रोन्टेजन ट्यूब या उससे प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये आप रीडिंग करके आप अपना नोट्स बनाओ अच्छे से, उस हिसाब से आप उसके पॉइंट लिख सकते हो। तो पॉइंट के हिसाब से इसका स्टडी करो, लेकिन गैमा रे और एक्सरे एक साथ स्टडी करो, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है। देन देखो यहां देखो, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे एंड इंफ्रारेड, इन तीनों को एक साथ ले लो, क्योंकि विजिबल रे देखो कहां से स्टार्ट होता है, वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट के पहले वाला अल्ट्रावायलेट, रेड के बाद वाला इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, और ये रेंज वॉयलेट टू रेड वाला रेंज विजिबल। तो यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड को एक साथ ले लो। यूवी रेज आपको पता है, अल्ट्रावायलेट रेज, इसके यूजेस भी आपको पता है। ओके, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल उसमें यूज होता है। देन विजिबल, ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है, उसे विजिबल कहते हैं, इसमें 7 कलर होते हैं, वॉयलेट टू रेड, ये आपको पता है। देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वॉयलेट रेड के बाद में आने वाला, ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता है। इन तीनों की प्रॉपर्टी आप एक साथ लिख सकते हो। एंड देन बचा आपको माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को एक साथ ले लो। माइक्रोवेव और रेडियो वेव दोनों भी आपको कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, रडार में यूज होते हैं, या फिर इसका यूज, माइक्रोवेव का यूज होता है कुकिंग के लिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इन तीनों का ग्रुप बना के आप अच्छे से इसको डिवाइड करके प्रॉपर्टी लिख सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप रीड भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर यहां तक है, इसकी प्रॉपर्टी अच्छे तक लिख लो। अब हम थोड़े से प्रॉब्लम इसके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास यहां प्रॉब्लम है।
देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट प्रॉब्लम, द कैपेसिटी of a parallel plate air capacitor is 2 microfarad and voltage between the two plate is changing at the rate of 3 volt per second. The displacement current in the capacitor is 2 microampere, 3 microampere, 5 microampere और 6 microampere. ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है यहां कि कैपेसिटर है, इसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैरेड, इसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज इसका चेंज कितना हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, चेंजिंग, चेंजिंग मींस dv बाई dt दिया गया है, वो कितना दिया है 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो अब हमें कहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट id इसके अंदर कितना होगा। तो पहला फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था id के लिए, id इज इक्वल टू c dv बाई dt, ये कैपेसिटर के लिए हमारा फॉर्मूला था। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, कैपेसिटर का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, माइक्रो है ना, तो माइक्रो को कन्वर्ट कर लिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू dv बाई dt का वैल्यू कितना है 3। सो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। हमें सारी क्वांटिटी माइक्रो में दी गई है तो इसको माइक्रो में लिखते हैं, तो ये होगा 6 माइक्रो एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आएगा 6 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा 6 माइक्रो एम्पियर। चलो नेक्स्ट, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। चलो नेक्स्ट भी इजी क्वेश्चन है, क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू स्टरलाइज द मिल्क, स्टरलाइज करने के लिए मिल्क में से बैक्टीरिया या इसको मारने के लिए या स्टरलाइज करने के लिए कौन से रे, देखो एक्सरे, एक्सरे तो आपको मेडिकल फील्ड में यूज पता है, स्टरलाइज करने के लिए एक्सरे का यूज नहीं किया जाता, एक्सरे का यूज आपको पता है। गैमा रे हाईली पेनिट्रेटिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देता है, और हमें पता है कि हम दूध से दही भी बनाते हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया भी इसमें से जो दूध में होते हैं वो मर जाएंगे। देन रेडियो वेव तो रडार टेक्निक के लिए यूज होता है, तो बचा कौन सा, यूवी रे। तो यूवी रे हमें स्टरलाइज के लिए यूज होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया यूवी रे से मर जाते हैं, ठीक है, और कुछ डिफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट और लास्ट सम है हमारा, यहाँ एमसीक्यू है, देखो क्या लिखा है यहाँ, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ओके, एनर्जी किसका ज्यादा होगा इस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, ब्लू लाइट, येलो लाइट, एक्सरे और रेडियो वेव। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये चलता रहेगा। ओके, तो अब अगर हम इसका जज करते हैं तो रेडियो हमने स्टडी किया, कहां से स्टार्ट होता है, ग्यामा, ग्यामा रे से स्टार्ट होता है, ग्यामा, देन एक्सरे, एक्सरे के बाद आता है ग्यामा रेज, एक्सरे, अब इसमें कौन से लाइट है, देन यूवी ले देते हैं, यूवी है, यूवी के बाद में आता है विजिबल, विजिबल के बाद में आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में आता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद में आता है रेडियो वेव। ठीक है, इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसके वेवलेंथ इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमें क्या कहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें लिखना है, इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी उस हिसाब से हमें चलना होगा। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, दूर तक कौन जा पाएगा इसमें से, पहले तो ये सोचो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे लगाना है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए, पहला है ब्लू लाइट, येलो लाइट, एक्सरे एंड रेडियो। अब ये ब्लू लाइट येलो लाइट कहां से आएगा, ब्लू लाइट आएगा विजिबल में, ब्लू लाइट कहां आएगा, विजिबल में। वॉयलेट से स्टार्ट होगा, वॉयलेट, येलो, रेड।
वॉयलेट के बाद आएगा ब्लू, तो वॉयलेट के बाद ये ब्लू से स्टार्ट होगा, ब्लू येलो रेड, इस तरह से हमारा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी और सबसे कम एनर्जी किसके पास हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले कहा है ए बी सी डी। देखो ए ब्लू लाइट के पास ज़्यादा रहेगी, बी येलो लाइट, सी एक्सरे, डी मीन्स एज इट इज ऐसे जाएगा। बी मीन्स ब्लू येलो एक्सरे एंड देन रेडियो, इस तरह से जाएगी। या सी ए डी बी ए डी सी या डी बी ए सी। तो पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी हमारी रेडियो वेव के पास, देन होगी येलो लाइट, इसके बाद होगी येलो लाइट, यहां से स्टार्ट होगा रेडियो के पास ज़्यादा, देन येलो लाइट, देन ब्लू लाइट एंड देन एक्सरे। तो इस तरह से हमारी एनर्जी जाएगी। तो हमें याद रखना है पहला ऑप्शन रेडियो मीन्स डी, देन येलो, येलो मीन्स बी, उसके बाद ब्लू ए एंड उसके बाद सी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो याद रखो यहां से एनर्जी बढ़ती जाती है रेडियो से गामा की तरफ। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग फॉर्म में कहा है, हमें क्या कहा है इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, उसका एनर्जी क्या होता है ज़्यादा। गामा रे छोटा वेव, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, रेडियो वेव किलोमीटर तक होता है, एनर्जी कम। तो यहाँ एनर्जी सबसे कम होगी, यहाँ से बढ़ती 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 जाएगी, गामा रे तक बढ़ती जाएगी। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो वेव छोटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो वेव बड़ा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो रेडियो वेव किलोमीटर तक जाता है, फ्रीक्वेंसी कम, गामा रे सबसे छोटा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में हमें लिखना है। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में क्या होगा, इस तरह से चलना है, डी बी ए सी। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ हमारे MCQ या PYQs भी खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ हम लेक्चर को स्टॉप करते, ओके।